Hello everyone. In today's lecture we are going to discuss the antiviral drugs. तो एंटीवायरल ड्रग्स क्या है हम ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। देखो एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी बैक्टीरियल ड्रग या फिर एंटी फंगल ड्रग, तीनों में अगर देखो बैक्टीरिया है तो डैट मीन्स दे आर एक्टिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को या तो किल कर रहे हैं या तो उनकी जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज है वो उनको इनहिबिट कर रहे हैं या फिर अलग अलग वेज में उनको जो है उनको किल कर रहे हैं या फिर उनकी ग्रोथ इनहिबिट कर रहे हैं। दैट इज़ नथिंग बट एंटी। एंटी मीन्स अगेंस्ट में। तो एंटीवायरल ड्रग्स का भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। तो ये क्या करेंगे, वायरस के अगेंस्ट एक्ट करेंगे। जो भी ड्रग्स वायरस के अगेंस्ट एक्ट करेंगे जो कि मेडिकेशंस रहेंगे, सो इट इज़ नथिंग बट एंटीवायरल ड्रग्स आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। तो देखो नेक्स्ट है मोस्ट एंटी वायरल ड्रग जो भी है वो कैसे रहेंगे, टारगेट स्पेसिफिक रहेंगे। टारगेट स्पेसिफिक इन द सेंस कि पर्टिकुलर कोई एक टारगेट करेंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वायरस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है। वायरस के अंदर कैप्सिड प्रेजेंट रहेगा, उसका कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा। देन अंदर उसके डीएनए या आरएनए कोई एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लिक एसिड है मतलब, तो न्यूक्लिक एसिड जो भी इनहिबिटर्स है, डीएनए इनहिबिटर्स, आरएनए इनहिबिटर्स रहेंगे। देन नेक्स्ट है जो भी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स रहेंगे। तो टारगेट कुछ भी हो सकता है, टारगेट कुछ भी है, कोई भी हो सकता है। तो एंटीवायरल ड्रग जो भी है वो यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहेंगे। वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो या डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो, कुछ भी हो तो वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करेंगे कि टारगेट जो है, टारगेट वो टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, कम्प्लीटली टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। वो सिर्फ उसकी एक्टिविटी इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट करेंगे और उसका डेवलपमेंट यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। डेवलपमेंट स्टॉप करने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो वायरल का रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। वायरल रेप्लिकेशन स्टॉप होगा तो वो वायरस के केस में कैसे है तो कि वो होस्ट स्पेसिफिक है। वो होस्ट के जो इम्यून सिस्टम है उसको या फिर होस्ट का जो भी रेप्लिकेशन सिस्टम है वो यूज़ करता है। देन अपने जो डीएनए है उसको उसका नंबर मल्टीप्लाई करता है। तो एंटीवायरल जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो कैसे रहेंगे, रिलेटिवली कंसिडर रिलेटिवली टू द होस्ट एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन। तो अगर आप एंटीवायरल ड्रग्स ले रहे हो तो होस्ट को भी कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्ट कौन सा टाइप का है, अगर होस्ट सेम प्रोटीन अगर होस्ट के अंदर बन रहा है और वायरस के अंदर बन रहा है तो इट कुड बी डेंजरस टू द होस्ट एज वेल। तो इस वजह से क्या करना है कि टारगेट बहुत बहुत सोच समझ के चुनना है। सो जो एंटीवायरल ड्रग्स है, सो वो थोड़े से वायरिसाइड्स जो है उनसे थोड़े से डिफ़र करेंगे, डिस्टिंग्विश रहेंगे। तो उसका काम क्या है, तो ये मेडिकेशन है बट ये क्या है, कम्प्लीटली जो वायरस पार्टिकल है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, वायरस पार्टिकल्स को सिर्फ डिस्ट्रॉय करेंगे। तो नेचुरली ये अवेलेबल है। तो देखो जैसे कि प्लांट्स है कुछ यूकैलिप्टस और ऑस्ट्रेलियन टी ट्रीज। सो ये क्या करते हैं, तो नेचुरल वेरिसाइड्स है। वेरिसाइड्स इन द सेंस, वेरिसाइड्स मतलब थोड़े से एंटीवायरल ड्रग से थोड़े अलग है, ये नेचुरली ऑकर होंगे। और एंटीवायरल ड्रग क्या है, वो केमिकल, कंप्लीटली केमिकल सब्सटेंस है। और वेरिसाइड्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ मतलब नेचुरली ऑकरिंग कोई भी चीज़ है, मतलब जो कि आप ओरली ले सकते हो। तो नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एंटीवायरल ड्रग्स आर नाउ अवेलेबल। तो देखो बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि क्या करेंगे, एचआईवी को ट्रीट करेंगे, हर्ब्स वायरस को ट्रीट कर सकते हैं, कोविड-19 को ट्रीट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, कोवैक्सीन का आपको पता है, कोवैक्सीन अभी अवेलेबल है, रेमडेसिवियर। सो ये सारे जो है ये सारे एंटीवायरल ड्रग्स है। इन्फ्लुएंजा ए बी। तो रिसर्चर्स क्या है, डे बाय डे क्या कर रहे हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स को डेवलप कर रहे हैं। और सबसे पहले जो एंटीवायरल ड्रग डेवलप हुआ था वो हुआ था 1960s में। तो इससे क्या हुआ था, सबसे पहले हर्ब्स वायरस, देखो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हर्ब्स वायरस की पिक्चर पोस्ट की है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। अभी एंड कहाँ होना है, यहाँ होना है। अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन कंप्लीट है बट उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। तो इस वजह से मैंने ऊपर एंटीवायरल ड्रग डाले। तो देखो पहला हर्ब्स ये फर्स्ट है, करंटली करंटली इस पर वर्किंग चालू है। तो देखो, तो ये दोनों हैं तो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल्स लेते हैं।
क्लिनिकल ट्रायल्स आपको पता है ऑलरेडी अलग अलग फेजेस चलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो ट्रायल्स लेते हैं, उसके बाद एरर्स होते हैं, देन ट्रायल करेंगे, एरर करेंगे, ट्रायल एरर मेथड यूज़ करके ड्रग डिस्कवरी की जाती है। तो रिसर्चर जो है वो डेली क्या करते हैं, बहुत सारे ये जो वायरस है उनके सेल को जो है मतलब सेल्स लेते हैं, उनको वायरस से इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करने के बाद चेक करते हैं उन्होंने जो भी केमिकल कंपाउंड उन्होंने डिस्कवर किया है वो उसके अगेंस्ट काम करेगा या नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटीवायरल ड्रग। तो एंटीवायरल ड्रग तो उसमें देखो सिलेबस में सिर्फ दो है, एक है एमेंटिडिन और थायमिडिन। तो ये दोनों के बारे में देखना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखो एमेंटिडिन जो है वो गोकोवरी नाम का जो ब्रांड है उसके अंडर में मिलेगा। यहाँ पे देखो एमेंटिडिन, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसका देखो यूएस फार्माकोपिया से इसको 100 mg, इसका एमआईसी कितना है, मिनिमम आपको 100 mg चाहिए। ये एमेंटिडिन का सोल्यूशन मतलब टैबलेट है ये। तो ये 100 mg इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, एमेंटिडिन का 100 mg कॉन्सेंट्रेशन है, इतना इनफ है कोई भी वायरस को किल करने के लिए। मतलब इसके अंदर पर्टिकुलरली क्या है, तो ये क्यों यूज़ किया जाता है, तो ट्रीट डिस्काइनेसिया को ट्रीट करने के लिए। देन पार्किंसंस डिसीज़ जो है, यहाँ पे पार्किंसोनिज्म दिया हुआ है। तो इन्फ्लुएंजा जो है टाइप ए, स्पेसिफिकली टाइप ए जो रहेगा इन्फ्लुएंजा टाइप ए को ट्रीट करता है। देन जो है पार्किंसंस डिसीज़, उसके ट्रीटमेंट में देखो ये जो काइनेसिया है इसके अंदर इट इज़ नथिंग बट कि जो न्यूरल ट्रांसमीटर्स है वो इनवॉलेंट्री एक्शन में करेंगे। मतलब अगर आपके पास आपके जो हैंड का मूवमेंट है, लेग का मूवमेंट, वो आपके कंट्रोल में, बट इन केस किसी को पार्किंसन डिसीज़ है, इट मीन्स कि वो जो उसका हैंड मूवमेंट है, लेग मूवमेंट है, सारे वॉलेंट्री एक्शन जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो सारे इनवॉलेंट्रीली होंगे, उसके मर्जी से नहीं होंगे। दैट इज़ नथिंग बट पार्किंसन डिसीज़। सो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और डिटेल में उसके बारे में। देन इन्फ्लुएंजा ए ट्रीट करने के लिए एमेंटिडिन वॉज फर्स्ट यूज, सबसे पहले यूज़ की गई थी। देन एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ इसके सबसे पहले इनिशियली रिपोर्ट किए गए थे 1963 में। 1963 में इसको उसके बाद में अप्रूवल मिला जो प्रोफाइलेक्सिस है। तो मतलब ये जो कंपाउंड है रिसीव्ड अप्रूवल फॉर प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस ए इन 1976। सो इट इज़ नथिंग बट अ केमिकल कंपाउंड। देखो यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर है इसका, तो केमिकल स्ट्रक्चर है देखो सबसे पहले, फिर उसके बाद में जो इन्फ्लुएंजा रेजिस्ट, अब क्या हुआ, एमेंटिडिन है, एमेंटिडिन लिया। अब जो वायरस है, वायरस की लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली म्यूटेशन करेगा, म्यूटेशन करके क्या करेगा, वो जो ड्रग है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस अडेप्ट कर लेगा, रेजिस्टेंट अडेप्ट करेगा। तो सबसे पहले 1980 में जो है इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि रेजिस्टेंट था एमेंटिडिन को, वो फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था, जिसके वजह से अर्ली मतलब 2000 तक ये बढ़ता गया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता गया, और ये फिर बाद में एमेंटिडिन से ट्रीट होना बंद हो गया। अब करंटली एमेंटिडिन जो है वो इन्फ्लुएंजा ए के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। देन 1973 में एमेंटिडिन जो है उसको अप्रूवल मिला था FDA का, फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, किसके लिए, तो पार्किंसन डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। देखो ये सारे जो भी मैक्सिमम इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, तो इसको एक बार गूगल कर लेना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 2017 में जो इसका फॉर्मुलेशन है इसको बढ़ाया गया, फिर इसको ट्रीटमेंट जो लीवोडोपा इंड्यूस्ड डायस्काइनेसिया। सो पार्किंसन डिसीज़ के अंदर ही अलग अलग मतलब क्या है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, जो न्यूरॉन के सिग्नल जाने चाहिए, न्यूरॉन्स से जो सिग्नल जाने चाहिए एक्सॉन से डेंड्राइट्स, सो जो मैकेनिज्म है वो हमारे इसमें नॉर्मली होता है, बट ये जो जिसको डिसऑर्डर्स रहेंगे उनके अंदर क्या होगा, सिस्टमेटिक वे में नहीं जाएंगे, उनको हो जाएंगे इश्यूज़। तो इस वजह से क्या करेंगे, वो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। फैटिक के लिए मतलब वीकनेस वगैरह है तो उसके लिए, मसल एक्स है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, और स्पेशली जब भी फास्टर रिकवरी करनी हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन इंजरी हो गई, तो उस टाइम पे एमेंटिडिन से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो ताकि वायरल डिसीजेस ना हो।
देन नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये देखो इन्फ्लुएंज़ा इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा अनसर्टेन है, थोड़ा सा यूजुअली थोड़ा अलग है। तो इसके अंदर रहेगा M2 प्रोटीन। तो देखो वायरल एमेंटिडिन क्या करेगा, जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, तो वो ये वायरल मेम्ब्रेन एनवलप है। अब ये मेम्ब्रेन एनवलप जो है, इसके अंदर कुछ रहेंगे आयन चैनल्स, कुछ चीज़ें रहेंगी जिसको अंदर होगी एंट्री। एंट्री होने के बाद ये जो गेट ओपन हुआ, ये हो जाना चाहिए बंद। बट क्या करेगा एमेंटिडिन, ये गेट के अंदर आके बैठ जाएगा। ये गेट के अंदर आके बैठ जाएगा और ये क्या करेगा, इसका गेट का जो बंद होने का टाइम है वो बंद ही नहीं होने देगा। बंद होने के बजाय ये क्या होगा, ये ओपन ही रहेगा और अंदर ये क्या करेगा, जो वायरस जो मतलब इन्फ्लुएंजा के टाइम पे, अभी इन्फ्लुएंजा वायरस को क्या करेगा, कम्प्लीटली ओपन रख देगा। ओपन रखने की वजह से अंदर के जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पूरा वैरी हो जाएगा, जिसके वजह से सेल पूरा कम्प्लीटली डिसरप्ट हो जाएगा। सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट है एमेंटिडिन के साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ड्रॉसीनेस, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूजन। क्योंकि देखो ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है, तो जितने भी चीज़ें होंगी रिलेटेड टू ब्रेन रहेंगी। कन्फ्यूजन इन द सेंस कि आप मूव हो रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि मूव हो रहे हो यूजुअली। तो डिजीनेस, चक्कर आना, हेवी हेड दिखना, ये सब सारी चीज़ें क्या है। तो देखो क्योंकि इसके सारे इफ़ेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वजह से, तो इसके जो भी ट्रीटमेंट रहेंगे, जो भी एलर्जिक्स रहेगी वो रहेंगे CNS में। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होगा। एमेंटिडिन क्या है, तो रेनल डिसीज़, जो रेनल डिसीजेस है उसको इज कॉन्ट्रेंडिक्टेड इन पर्सनस विथ एंड स्टेज रेनल डिसीजेस को भी ये ट्रीट कर सकता है। देन ये जो भी जब भी इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड ग्लोकामा, तो इसके ट्रीटमेंट में भी जो वायरल इन्फेक्शंस है जो भी मेल्स में होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए जो यूज़ कर सकते हैं। और जब भी है ना वैक्सीन्स, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स ले रहे हो, तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन ले रहे हो तो इसकी लिमिट, देयर शुड बी सम लिमिट, देयर शुड बी सम एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन। जो अगर लाइव एटीन्यूएटेड ले रहे हो, यानी कि एटीन्यूएटेड यानी जिसके वायरस का कोई पार्ट या फिर वायरस की क्वांटिटी कम है, तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन ऑलरेडी आपको BSc बायोटेक फर्स्ट ईयर में हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी में। तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन इज़ नथिंग बट दी डेड बैक्टीरिया या फिर डेड वायरस। तो वो जो है लाइव अगर एटीन्यूएटेड वैक्सीन ले रहे हो तो वो उसकी जो इफ़िशियंसी है वो आपको एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर जैसे बोलते हैं उस हिसाब से लेनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट है एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन को ZDV भी बोला जाता है। ZDV इसका ओल्ड नाम है, जाइडोव्यूडिन इसका ओल्ड नेम है। इसको बोला जाता है एंटी रेट्रोवायरल डिसीज़। HIV जो है रेट्रोवायरस है, तो रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है, स्ट्रक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ उसका बेसिक समझो। तो इसको एंटी रेट्रोवायरल भी बोला जाता है। तो इसको कैसे दे सकते हैं, तो देखो जब मदर है, मदर को अगर इन केस HIV है तो वो चाइल्ड के अंदर स्प्रेड ना हो, इस वजह से क्या कर सकते हैं कि निडल स्टिक, तो बच्चे को बाद में निडल स्टिक के थ्रू, मतलब बच्चे को कोई इंजरी ना हो या फिर उसका जो एक्सपोजर है दूसरे वायरस वगैरह को ना हो, इस वजह से आप AZT यानी एजिडोथाइमिडिन शॉर्ट फॉर्म में AZT बोलेंगे, तो वो दे सकते हो। देन इसको इसको यूजुअली देखो लैमिविडिन, जाइडोविडिन या फिर एबिकैविर या फिर लैमिविडिन, तो देखो अलग अलग इसके कॉम्बिनेशन में इसको सेल किया जा सकता है। बट इसका जो इसको जो है ओरली ले सकते हैं फिर या फिर बाय
इंजेक्शन, इंट्रावेनस भी लिया जा सकता है। सबसे पहले इसको 1964 में डिस्क्राइब किया गया था और उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने यानी एफडीए ने इसको अप्रूव किया था 1987 में एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद में डब्ल्यूएचओ ने भी इसको लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में लिस्ट किया था, इसको डाला गया था लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में, और इसको बोला गया था सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन्स नीडेड इन हेल्थ सिस्टम। सो इसको जेनेरिक भी, ये जेनेरिक भी है, इसका अभी पेटेंट ख़त्म हो गया, इसलिए कोई भी कंपनी ये मेडिसिन बना सकती है। AZT को कोई भी कंपनी बना सकती है बिकॉज इट इज़ जेनेरिक मेडिकेशन। ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? तो एचआईवी के अंदर ऑब्वियसली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए टू आरएनए। तो अब जब रिवर्स है तो मतलब क्या होगा? आरएनए से डीएनए बनेगा। तो उल्टा हो रहा है, तो आरएनए से डीएनए बनेगा, तो मतलब क्या है? ये आरएनए वायरस है जो कि अपने डीएनए कहाँ बनाएगा? ये अपने डीएनए बनाएगा ह्यूमन के अंदर अपने जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको इंटीग्रेट कर देगा। इंटीग्रेट करने के बाद जो उसके आरएनए है उसके आरएनए बनाते जाएंगे अंदर डीएनए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डीटीएचडी, डीटीएमपी, ये काइनेसिस जो है ये सारे एजेटी के कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स बढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बाइंड करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बाइंड करने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो इसका डीएनए बन रहा है, इसका डीएनए बनते वक्त ये क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ कॉपीज़ बना रहा है ये क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या करेंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाते वक्त उसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे और उसको इन्फेक्ट कर देंगे। उसका जो प्रो वायरस है, जो वायरस बनने वाला है, उसको ही ऑलरेडी इफेक्ट कर देंगे। सो बिगिनिंग में जो वायरस बनेगा जिसका डीएनए बनना चाहिए था, ये उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक से बनने नहीं देंगे, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। डिस्टर्ब करने की वजह से क्या होगा कि ये जो कंप्लीट जो डीएनए की चेन बनने वाली थी, लेकिन ये AZT के वजह से स्टॉप हो जाएगी। AZT क्या करेगा? इसको बाईपास कर देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को मॉडिफाई कर देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो फंक्शनिंग है वो बंद कर देगा। सो इट विल लीड टू अल्टीमेटली HIV वायरस का जो काम करता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से ही करता है। वो ह्यूमन में इंटीग्रेट किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ उनके खुद के डीएनए बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन डीएनए, तो इस वजह से वो ज़्यादा रिस्की होता है। तो AZT के ट्रीटमेंट से वो रिकवर किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। सो देखो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ AZT, कॉमन साइड इफ़ेक्ट है हेडेक हो सकता है, फीवर है, नौसिया है। सीवियर क्या हो सकता है कि लिवर प्रॉब्लम हो सकते है, किडनी फेलियर हो सकता है, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो कॉमनली जो है वो प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं बिकॉज ये डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया है कि बेबी के लिए भी सेफ़ है। तो मे बी अभी देखो यहाँ पे मैंने लास्ट में कोरोना वायरस बनाया है क्योंकि मे बी जैसे ही इन सारे चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट बना है, सेम कोरोना वायरस के लिए भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट बनेगा एंड मे बी इट विल कम टू दी एंड। होपफुली हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो गया। जो भी डाउट है हम टुमारो 11 AM सेशन में, बिकॉज ऑफ दी नेटवर्क इश्यूज़ मैं ये यूट्यूब पे अभी अपलोड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।